गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, एकदम मज़े से हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो इस लॉकडाउन के पीरियड में, और आज के क्लास करने के लिए एकदम तुम लोग पूरा तैयार हो। आज मैं तुम लोगों के लिए एक नया यूनिट, एक नया चैप्टर्स लेके आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिछले चैप्टर से एकदम पूरा रिलेटेड है। पिछले चैप्टर हमने किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर से एकदम पूरा रिलेटेड है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यूनिट नंबर 3। चलो शुरू करते हैं। आज जो हम शुरू करेंगे इस यूनिट का नाम है यूनिट 3, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, ये यूनिट हम आज शुरू करेंगे। इस यूनिट के अंदर दो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक, इस चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, ये दो चैप्टर्स, थोड़ा ये जो पूरा यूनिट है थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसीलिए हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 में चलने से पहले हम कुछ हिस्ट्री स्टडी करते हैं। इस चैप्टर्स के बैकग्राउंड के बारे में, बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। बिना हिस्ट्री जाने तो हम लोग को चैप्टर्स में इंटरेस्टेड नहीं आएगा। अभी ये जो वर्ड मैंने बोला है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी जो करंट और करंट और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये दोनों कोई अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों एक ही है, एक और दोनों के साथ रिलेटेड है। अब ये जो रॉकेट साइंस वाली बात जो मैंने बोली है अभी, ये बात पहले किसने बोला था हम लोगों को, इसको जानने के लिए हमको थोड़ा हिस्ट्री स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अब कितना पीछे जाना पड़ेगा ये हम देखते हैं। चलो सन 1820 में 1820 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। इसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने एक कंडक्टर लिया और कंडक्टर के थ्रू उन्होंने करंट पास कर दिया। हम तो जानते हैं करंट इक्वल टू dq बाई dt। तो उन्होंने कंडक्टर के थ्रू एक करंट पास कर दिया और कंडक्टर के नीचे उन्होंने एक कंपास नीडल रख दिया। अब तो कंपास तो हम जानते ही है, जो हमेशा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दिखाता है। ठीक है, तो उन्होंने जब कंपास नीडल को कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे उन्होंने लाया तो देखा कंपास का जो कांटा था वो सडनली डिफ्लेक्ट हो गया। कंपास का जो कांटा था वो सडनली डिफ्लेक्ट हो गया, अपने स्थान से ऐसे घूम गया। ठीक है, क्यों घूम गया? जब उन्होंने कंपास निडल को, ये जो कंडक्टर जो करंट कैरिंग कर रहा है, करंट जा रहा है इस कंडक्टर के ऊपर नीचे या कुछ भी मतलब जा रहा है, करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर के थ्रू, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे उन्होंने ये कंपास निडल ला के रख दिया और देखा उन्होंने ऐसे कंपास निडल का जो कांटा है वो ऐसे घूम गया। ठीक है, तो घूमने के बाद उनके दिमाग में एक बात स्ट्राइक किया कि अरे जब ये करंट उन्होंने पास किया तभी क्यों जो कंपास निडल है उसका कांटा क्यों घूमा? और कंपास तो इटसेल्फ इज ए मैग्नेट है, कंपास एक खुद ही मैग्नेट है।
कंपास तो खुद ही एक मैग्नेट है, और एक मैग्नेट को सिर्फ एक मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। हम तुम तो नहीं कर सकते। एक मैग्नेट को सिर्फ एक मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट कर सकता है, मैग्नेट ही उसको अपने स्थान से हटा सकता है। तो जब उन्होंने करंट को पास किया तभी ये कांटा घूम गया। इसका मतलब ये जो कंडक्टर है इसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया, इसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया। क्यों आया? जब उसमें हमने क्या पास किया था? करंट पास किया था। जब तक ये करंट चलता रहेगा तब तक इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहेगी। जब करंट गुम हो जाएगा तब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तभी जाके उन्होंने सोचा कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है, ये दोनों एक ही चीज है। करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है और मैग्नेट की इफेक्ट से करंट आता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो करंट के वजह से ही मैग्नेट आता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही चीज है। और यही से ही फिजिक्स का एक नया साइड खुल गया जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। रिलेशन बिटवीन बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स का एक नया ब्रांच खुल गया, एक नया साइट खुल गया। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने सिर्फ देखा था कि करंट के वजह से मैग्नेटिक नीडल का कांटा का डिफ्लेक्ट हो जाता है। यही से ही उन्होंने कहा था कि नहीं, करंट सिंस इसमें करंट आया है तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी आया होगा, यानी करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया, दैट मींस ये मैग्नेट हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यही से ही उन्होंने कंक्लूजन दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। और इससे फिजिक्स का एक नया ब्रांच खुल गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये चैप्टर ये तो पढ़ेंगे ही। उसके बाद हम ऑल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और द साइट ऑफ फिजिक्स where we relate both electricity and magnetism। यानी करंट के वजह से मैग्नेटिज्म आता है और मैग्नेटिज्म की वजह से ही करंट आता है। ये मैग्नेटिज्म की वजह से करंट आता है, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ जाना है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आता है। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर को हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने देखा था एक कंडक्टर के थ्रू अगर हमने करंट पास किया तो देखते हैं मैग्नेटिक नीडल का कांटा जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। क्यों करता है? क्योंकि कंडक्टर इटसेल्फ हो जाता है एक मैग्नेट, और एक मैग्नेट को सिर्फ एक मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि सिंस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। और उन दोनों को मिलाकर फिजिक्स का एक नया ब्रांच खुल गया जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब ये तो ठहरा हमारा थोड़ा बहुत हिस्ट्री। मेन चैप्टर जो शुरू होता है, ये चैप्टर शुरू होता है अब। मेन चैप्टर का जो थ्योरी है वो अब शुरू होता है। शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक चार्ज रहा तो चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, अगर एक मैग्नेट रहा तो मैग्नेट के चारों ओर क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है
इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट है टेस्ला। निकोला टेस्ला बोल के एक साइंटिस्ट, उनके नाम से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या फिर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पड़ा है टेस्ला। ओके, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट है हमारा टेस्ला। ठीक है, तो अभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा रहेगा, दिखने में कैसा रहेगा, ये हम थोड़ा बहुत जानते हैं। दिखने में कैसा रहेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखने में कुछ कुछ ऐसा रहता है। पहले तो रहेगा ऐसा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये रहेगा पैरेलल टू बोर्ड। मेरा जो ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड के पैरेलल है, पैरेलल टू ब्लैक बोर्ड, इस तरह। ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड का शेप रहेगा ऐसे। ठीक है, ये रहेगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। मेरा जो ब्लैक बोर्ड है, इसका परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड मीन्स इधर से आ रहा है और बोर्ड के उस तरफ से चला जा रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, वहां से आ रहा है और बोर्ड को क्रॉस करके, बोर्ड को, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और बोर्ड का डायरेक्शन में एंगल कितना रह गया मेरा, परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री। तो उस तरफ से आ रहा है, बोर्ड को क्रॉस करके उस तरफ से चला जा रहा है। ठीक है, और तीसरा रहेगा ऐसे डॉटेड, ये भी परपेंडिकुलर ही है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। पहले था इनवर्ड, अब ये रहेगा आउटवर्ड। ठीक है, यानी उस तरफ से आ रहा है, बोर्ड को क्रॉस करके ऐसे जा रहा है, उस तरफ से आ रहा है, बोर्ड को क्रॉस करके ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये रहेगा 3 तरह का शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, ये रह गया पैरेलल टू द बोर्ड, ये रह गया परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड, ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम चैप्टर के अंदर घुसते हैं। चैप्टर का मेन थ्योरी अब यहां से शुरू करते हैं। अभी पहले आता है बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, बायो-सेवर्ट्स लॉ, दो भाई थे, दोनों ही साइंटिस्ट थे, दोनों ने मैग्नेटिज्म के ऊपर एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, अब बायो-सेवर्ट्स लॉ बोलता है हमको, स्टेटमेंट में बोलता है। स्टेटमेंट करने से पहले हम एक डायग्राम देखते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये कंडक्टर है, ऐसे ये कंडक्टर है X और Y। ठीक है, अब इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट मैं कंसिडर करता हूँ, छोटा एक पार्ट कंसिडर करता हूँ, एलिमेंट मीन्स पार्ट। एक छोटा एक पार्ट कंसिडर करता हूँ जिसका लेंथ रह गया सपोज dl। ओके, इस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, बिना करंट का तो मैग्नेटिज्म आएगा नहीं, इस कंडक्टर में से करंट I पास हो रहा है। अब इस एलिमेंट के सेंटर से, ये रह गया सेंटर हमारा, इस एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट पे, इस एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये एंगल रह गया हमारा थीटा। ठीक है, अच्छा, तो अभी लिखते हैं हम स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट लिखने से पहले हम एक वर्ड जानते हैं, करंट एलिमेंट। हम वर्ड के बारे में पहले हम थोड़ा बहुत जानते हैं। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट का मतलब छोटा एलिमेंट में से कितना करंट पास हो रहा है, यानी करंट एलिमेंट इक्वल्स टू करंट इनटू एलिमेंट। करंट इनटू एलिमेंट, करंट का वैल्यू कितना आई, एलिमेंट का वैल्यू कितना आई, तो आई इंटू डीएल, यानी आईडीएल हो गया हमारा करंट एलिमेंट। ठीक है, आइडियल हो गया हमारा करंट एलिमेंट। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट का वैल्यू कितना आइडियल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, magnetic field due to current element directly proportional to the current element, directly proportional to the sine of the angle between current element and the point, sine of the angle between current element and the point theta, and inversely proportional to the square of the distance between current element and the point. Magnetic field due to current element directly proportional to the current element, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, करंट इनटू एलिमेंट, करंट एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट। एंगल क्या है हमारा थीटा, तो साइन थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड दैट पॉइंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है हमारा आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड दैट पॉइंट। ठीक है, ये रह गया इक्वेशन 1, ये रह गया इक्वेशन 2, ये रह गया इक्वेशन 3। अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो गया। प्रोपोर्शनल से इक्वल्स टू में लाने के लिए हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं, के आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी ये k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू साइंटिस्ट ने निकाला था, k का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब ये म्यू नॉट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। एप्सिलॉन नॉट क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब ये म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, इस मिनट का नाम है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। अगर इस हम यहाँ पे हम k का वैल्यू अगर हम पुट कर देते तो k का वैल्यू हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, वेक्टर भी है, वेक्टर फॉर्म हम निकालेंगे। ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट क्या है, करंट इनटू एलिमेंट आई इनटू डीएल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड दैट पॉइंट क्या है हमारा थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड दैट पॉइंट। ठीक है, अगर इन तीनों को हम कंबाइन करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे हम k का वैल्यू पुट कर देते हैं। k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने निकाला है म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट का नाम क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये रह गया हमारा बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, उतार लो कॉपी पे। अभी देखते हैं हम बायो-सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। बायो-सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम देखते हैं। So in vector form, dv vector
डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो हमारा रहेगा ही, आई तो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आई रहेगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, नीचे रहेगा आर क्यूब और यहाँ पे रहेगा ये यूनिट वेक्टर। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, क्रॉस में साइन आएगा। ठीक है, कैसे निकाला देखो, ये कैसे आया, ये कैसे आया देखो, डी वी वैक्टर म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई तो रहेगा, अगर इसका क्रॉस निकाले तो क्या आ जाएगा, डी एल आर साइन थीटा, डी एल आर साइन थीटा, नीचे रह गया आर क्यूब और यहाँ पे रह गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो डी वी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हो गया ना मैग्नीट्यूड फॉर्म। यहाँ से उल्टा करके तुम ये बना सकते हो और यहाँ से भी उल्टा करके तुम यहाँ तक आ सकते हो। तो हो गया ना एकदम पूरा करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। अभी हम इसी बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मैग्नेटिक कंडक्टर में स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, ये हम निकालेंगे। तो आज हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। थोड़ा डिफरेंट काली से डिफरेंट वो से लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं तो अच्छा पकड़ में आएगा। ये स्ट्रेट कंडक्टर एक है, सपोज एक्स वाई, एक्स वाई कंडक्टर पकड़ लो और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ लेता हूँ डीएल, जिसका लेंथ हो गया मेरा ए बी। ठीक है, अब ये हो गया कंडक्टर का सेंटर, ये पॉइंट पी, इस पॉइंट पे इसके सेंटर से, ये तो सेंटर हो गया, इसके सेंटर से ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। सपोज इसको थीटा पकड़ लेते हैं, इसको फाई पकड़ लेते हैं, ये ए पकड़ लेते हैं, ये आर पकड़ लेते हैं और ये जो सेंटर है पी ओ क्यू पकड़ लेते हैं। ये जो सेंटर है, इस सेंटर के यहाँ से, इस सेंटर से इस क्यू पॉइंट का डिस्टेंस पकड़ लेते हैं एल। ठीक है, अभी पी वाई ज्वाइन करते हैं हम और पी एक्स ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये एंगल हो गया सपोज फाई 1 और ये एंगल हो गया माइनस फाई 2। ठीक है, नीचे की तरफ एंगल है इसलिए माइनस। डायग्राम समझ में आया। एक कंडक्टर पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट ए बी, इधर से करंट चला जा रहा है आई। अब ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है एक्स वाई,
इसका हमको मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है। तो फ्रॉम बाय-सेवरेट्स लॉ, बाय-सेवरेट्स लॉ से हम क्या जानते हैं, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम बाय-सेवरेट्स लॉ से जानते हैं। अब फ्रॉम ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल से देखो तो OPQ ट्रायंगल से थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो देखो थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री, ट्रायंगल का 3 एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर 90 चला गया तो 180 माइनस 90 तो 90 रह गया, ठीक है। अब यहां से थीटा इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री माइनस फाइव। अब यहां से साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस फाइव मीन्स कॉस फाइव, ठीक है। अब इस ट्रायंगल से OPQ ट्रायंगल से देखो तो ये तो हमारा फाइव हो गया, तो एंगल का ऑपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो cos फाइव क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा A, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा R। तो cos फाइव इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं A बाई R। इतना तक समझ में आया, cos फाइव इक्वल्स टू A बाई R। अभी देखो, अच्छा अभी इसी ट्रायंगल से हम tan फाइव निकालते हैं। इसी ट्रायंगल से हम निकालते हैं tan फाइव। tan फाइव क्या होगा, देखो tan फाइव इसके एंगल के अपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो टर्न परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी L बाई A, ठीक है। तो L इक्वल्स टू हो गया A tan फाइव, ओके। अभी हम DL बाई D फाइव करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ L विथ रेस्पेक्ट टू फाइव। तो A तो हमारा कांस्टेंट हो गया और हो गया D फाइव ऑफ tan फाइव। तो DL बाई D फाइव हो गया हमारा A कांस्टेंट, और DDX ऑफ tan x हो गया हमारा sec स्क्वायर x, यहाँ पे हो गया sec स्क्वायर फाइव, ठीक है। तो DL क्या हो गया हमारा, DL इक्वल्स टू हो गया इम्प्लाइज DL इक्वल्स टू हो गया A, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A sec स्क्वायर फाइव D फाइव, ठीक है। A sec स्क्वायर फाइव D फाइव। अभी हम बाय-सेवरेट्स लॉ जो लिखे थे उस पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। बाय-सेवरेट्स लॉ क्या था, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई तो रह गया। DL का वैल्यू पुट करो, A sec स्क्वायर फाइव D फाइव, I DL हो गया साइन थीटा का वैल्यू cos फाइव, ठीक है। तो हो गया cos फाइव I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अभी यहां से देखो R इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos फाइव लिख सकते हैं, यानी A और 1 बाई cos यानी sec। तो R का वैल्यू हम A sec फाइव यानी स्क्वायर हो गया, तो हो गया R स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर sec स्क्वायर फाइव। अभी देखो sec स्क्वायर फाइव कैंसिल, A के कैंसिल चला गया, तो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई A, म्यू नॉट बाई 4 पाई A, म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, और हो गया हमारा cos फाइव D फाइव। ये हो गया dB का वैल्यू। अब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, एक छोटा एलिमेंट के लिए छोटा मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला।
छोटा एलिमेंट डीएल हमने कंसिडर किया था अभी, उसके एलिमेंट के थ्रू हमने छोटा मैग्नेटिक फील्ड डीबी निकाला। अब अगर पूरा कंडक्टर का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाए तो हम डीबी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीबी लिमिट फ्रॉम 0 टू बी। ये जो पूरा पार्ट है तो हमारा कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा। इंटीग्रेशन किसके ऊपर रहेगा, कॉस फाई डी फाई, और फाई वेरिएबल है हमारा एंगल, तो इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट -φ2 एंगल दिया था डायग्राम पे, और फाइनल एंगल रहेगा हमारा φ1। नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो इनिशियल एंगल -φ2, फाइनल एंगल हमारा φ1। अब सिर्फ इसको हम इंटीग्रेट करना है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन, ठीक है, लिमिट फ्रॉम -φ2 टू φ1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो गया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, लिमिट बिठाते हम साइन φ1 माइनस फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ओके। सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन φ1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन ऑफ माइनस सीधा माइनस साइन थे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस